हाँ, तो डेफिनेशन इस तरह से है फ्लड का, द ओवरफ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम रिजर्वायर और वाटर बॉडीज क्या है, द ओवरफ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द रिजर्वायर और वाटर बॉडी, कोई भी वाटर बॉडी होता है वहां से अगर वाटर ओवरफ्लो हो रहा है इज कॉल्ड एज फ्लड। कहने का इतना ही मतलब है कि सबसे पहले बारिश होती है तो बारिश में सबसे पहले भरता क्या है, पहले बात ध्यान दीजिए कि भरने, फ्लड जो आता है तो मतलब सब कुछ भर जाता है, तो सबसे पहले क्या होता है आपका रिजर्वायर और जो वाटर रिवर हो गया या फिर वाटर बॉडीज कोई भी हो गई वो सबसे पहले भरते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनका क्या होता है, डेप्थ ज्यादा होता है। अब वो पहले भरेंगे, फिर वो बहने के बाद वो ओवरफ्लो होने लगते हैं, तो जब ओवरफ्लो होता है तो मतलब वहां का पानी अब वो दूसरी तरफ फैलना स्टार्ट हो जाता है। जब वो फैलना स्टार्ट हो जाता है तो मतलब क्या, पानी दूर तक फैलेगा तो इसका मतलब क्या होगा, हर जगह पे पानी ही पानी देखने को मिलेगा। उन पानियों की वजह से आपका क्या होता है, फ्लड ऑक्योर हो सकता है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट बोल सकते हो कि फ्लड ऑक्योर्स ड्यू टू rise in water level, due to rising the water level, ऐसे बोल सकते हो, ड्यू टू राइजिंग द वाटर लेवल। फ्लड ऑक्योर ड्यू टू राइजिंग द वाटर लेवल, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि डेप्थ ऑफ वाटर जो हम बोल सकते हैं, तो डी से डिनोट कर सकते हैं वाटर लेवल। तो डी क्या हो गया आपका, डेप्थ ऑफ वाटर लेवल और डेप्थ ऑफ वाटर। अब सही बात है, फ्लड ऑक्योर कब होगा, जब उनके वाटर लेवल में आपका जो जनरली आपका रिजर्वायर जो होता है, रिजर्वायर हो जाए या फिर वाटर बॉडीज उनके अगर लेवल में बढ़ोतरी हो जाए तो इंक्रीज इन डेप्थ ऑफ वाटर, तो क्या हो जाता है आपका फ्लड ऑक्योर हो सकता है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट अब पॉइंट जो आप देख सकते हो कि अब डेप्थ बढ़ते जाएगा, क्या बोला है, फ्लड ऑक्योर ड्यू टू राइजिंग दी वाटर लेवल। अब जैसे जैसे डेप्थ बढ़ते जाएगा तो वैसे वैसे क्या होगा, आपका जो कैचमेंट रहा होगा, मतलब जिस कैचमेंट में आपका रिजर्वायर हो या फिर वाटर बॉडीज का जो कैचमेंट होगा, जो हम उसको जनरली विड्थ में कंसीडर करते हैं, वो विड्थ, डेप्थ बढ़ेगा जैसे जैसे ऊपर आएगा वैसे वैसे भी क्या होगा, विड्थ भी बढ़ते जाएगा। एक और भी आप पॉइंट बोल सकते हो कि ड्यू टू rising the water level, due to the rising the water level, width also get increase। अब वाटर लेवल तो बढ़ गया, कोई भी वाटर बॉडी में वाटर लेवल बढ़ेगा तो ड्यू टू द राइजिंग द वाटर लेवल विड्थ आल्सो गेट इंक्रीज, तो विड्थ भी क्या होगा, साइमल्टेनियसली उसमें ही बढ़ते जाएगा। अब डेप्थ और विड्थ बढ़ते गया इस वाटर का, इसी को हम क्या बोलेंगे, फ्लड। फ्लड का होना, इसी को हम फ्लड बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, तो देखिए नेक्स्ट में बता रहा था कि जैसे सबसे पहले कि जो फ्लड होता है, अब उसे समझने के लिए जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि मतलब पहले सबसे पहले नदियां, रिजर्वायर, वाटर बॉडीज क्या होती हैं, सबसे पहले फुलफिल भरती हैं, उसमें क्या होगा, पानी भरेगा पहला, वो पानी फिर से क्या होगा, स्प्रेड आउट होगा मतलब उसका जो विड्थ रहेगा, डेप्थ और विड्थ साइमल्टेनियसली इंक्रीज होते रहते हैं। अब डेप्थ तो रिस्ट्रिक्ट है, सम पॉइंट तक डेप्थ क्या हो जाएंगे, रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। रिस्ट्रिक्ट मतलब क्या, वहां पर बेड उसका तो फिक्स है, बेड एक बार बेड तक जो वैली शेप में है जैसा भी है, ये तो जब तक भरेगा धीरे धीरे यहाँ से भरना स्टार्ट होगा, बाहर पानी धीरे धीरे भरना स्टार्ट होगा,
तो वो क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ से फिर वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाए। अब बाहर जितना भी बाहर निकलेंगे पानी है वो सब क्या करेंगे, फ्लड का ही रूप लेते हैं। तो फ्लड वहां से ही ऑकर जनरली को देखने को मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो फ्लड है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो सबसे पहले जैसे अगर नदी की बात करें, फॉर एग्जांपल फ्लड कहाँ पे देखें, जैसे गंगा नदी है, गंगा रिवर है, गंगा रिवर है। अब गंगा रिवर मतलब कहने का कि ये जो गंगा रिवर है इसमें जब वो हरिद्वार से निकलती है, मतलब उत्तराखंड के जो हरिद्वार से निकलती है गंगा नदी, तो वहां पे एकदम उनका क्या रहता है, डेप्थ वहां पे जो शेप है, मतलब जो उसका विड्थ है वो बहुत ही नैरो रहता है, नैरो और वैली टाइप में रहते हैं। तो मतलब यहाँ से जब निकलेंगे तो यहाँ पे क्या होंगे, बहुत ही स्पीड से निकलते हैं, बहुत ही स्पीड से निकलते हैं, ओवरफ्लो बहुत ही हाई स्पीड से होता है, नैरो शेप में रहते हैं। आने के बाद वो क्या होती है, प्लेन एरियाज में आती है। प्लेन एरियाज में आएंगी, यहाँ पे जो विड्थ है उसका वो बहुत ही नैरो है, यहाँ पे आने के बाद प्लेन में आने के बाद वो क्या हो जाती है, विड्थ जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो मतलब डेप्थ आप एक टाइम तक वहां पर फुलफिल होने के बाद धीरे धीरे वो क्या करते हैं, विड्थ बढ़ते हैं, और जितना विड्थ बढ़ेगा उतना ही फ्लड होता है। तो गंगा रिवर का जो होता है, गंगा रिवर का एग्जांपल मतलब जब नैरो शेप में होने के बाद जो प्लेन में आती है, जब डेप्थ आप धीरे धीरे कम होने लगता है तो क्या होता है, विड्थ बढ़ता है। तो कहने का मतलब है कि अगर डेप्थ बढ़ा, अगर वहां पे डेप्थ बढ़ा तो चांसेस हैं फ्लड के कम, फ्लड कम होने के चांसेस। अगर डेप्थ ज्यादा है तो मतलब भरने में समय लगता है। अगर विड्थ ज्यादा हो रहा है, अगर विड्थ कर रहा है ड्यू टू द डेप्थ, अगर विड्थ ज्यादा बढ़ गया तो फ्लड के चांसेस क्या हो जाएंगे, बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन से बढ़ जाते हैं, फ्लड के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि गंगा रिवर एक एग्जांपल है कि जब वहां पे वैली शेप, उत्तराखंड हरिद्वार में था वैली शेप में, उस समय पे वैली शेप होने की वजह से विड्थ बहुत ही कम था। विड्थ कम था तो मतलब वहां से पानी सीधे वहां से निकलकर जब प्लेन एरिया में आती है तो वहां पे क्या हो जाता है, डेप्थ बहुत ही कम हो जाता है, और बहुत ही कम होने के बाद डेप्थ बहुत ही कम हो जाएगा तो विड्थ क्या बढ़ जाएगा, विड्थ बढ़ जाएगा तो फ्लड क्या हो जाएगा, बढ़ने के चांसेस होते हैं। इसीलिए आसपास के इलाके में जहां पे प्लेन इलाका मतलब गंगा का पानी अगर बढ़ा तो फ्लड वहां पे आता ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये तो 3 पॉइंट 4 पॉइंट हो गया जो आप इसे लगा सकते हो। नेक्स्ट है जो कि अब ये तो फ्लड क्या होता है वो तो देख लिया। अब बेसिक कॉजेस क्या हो सकते हैं, बेसिक कॉजेस ऑफ फ्लड। तो बेसिक कॉजेस क्या हो सकते हैं, मतलब किस वजह से फ्लड क्या हो रही है, ऑक्योर हो रही है। तो सबसे पहले आता है नेचुरल, ड्यू टू नेचुरल, ड्यू टू नेचुरल, एंड सेकेंड आर्टिफिशियल, ड्यू टू आर्टिफिशियल। फर्स्ट वाले को हम क्या बोल सकते हैं, बेसिक कॉजेस ऑफ फ्लड, किस वजह से फ्लड ऑक्योर हो रहा है। तो 2 थिंग्स है, एक तो नेचुरली हो सकता है, तो नेचुरली फ्लड हो सकता है, एंड नेक्स्ट क्या हो सकता है, आर्टिफिशियल, उसी को हम एक और बोल सकते हैं मैन मेड फ्लड। मतलब हम अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी कैसे मार रहे हैं वो देखिए। देखिए बेसिक कॉजेस में जब से बात है नेचुरल फ्लड। अब नेचुरल फ्लड कैसे हो सकता है, नेचुरल फ्लड कैसे बनाओगे, तो नेचुरल जो फ्लड होता है वो कैसे हो सकता है, एक तो क्या बता सकते हो आप, हेवी रेनफॉल। अब हेवी रेनफॉल ये कब देखने को मिलता है आपका, कब देखने को मिलेगा, रेनी सीजन में। ये रेनी सीजन में मतलब बारिश बहुत ज्यादा हो गई, जिससे क्या हो गया, नदी सब भर गए। नदी भरने के बाद क्या हो गया, उनका डेप्थ तो सब, वैली का क्या एक कैपेसिटी होती है, वो कैपेसिटी खत्म होने के बाद धीरे धीरे उनका क्या बढ़ने बढ़ता है, विड्थ बढ़ने लगता है, और विड्थ बढ़ने लगा तो फ्लड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हेवी रेनफॉल हो गया। दूसरा क्या हो गया, स्नो मेल्ट हो गया। अब ये कब होगा, स्नो मेल्ट कब होगा, ये समर सीजन में होगा, समर सीजन में होगा। समर सीजन में मतलब कैसे हुआ, स्नो है, हाई टेम्परेचर, ड्यू टू द हाई टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा तो यहाँ पे फ्लड होने के चांसेस बढ़ गए, ध्यान रखिएगा। हेवी रेनफॉल, रेनफॉल बढ़ा तो फ्लड होने के चांसेस बढ़ गए। ये सब क्या है, सीजन वाइज है। तो रेनी सीजन में ये होता है, समर सीजन में क्या होगा,
आपका जो स्नो है, बर्फ हिमालय में है जो, ठीक है, वो सब क्या होने लगते हैं, ड्यू टू द हाइयर टेम्परेचर वो मेल्ट होने लगते हैं, और जब मेल्ट होंगे वो सीधा क्या होंगे, अपर साइड से तो लोअर साइड में भागना चालू करेंगे, और जिससे फ्लड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये तो क्या हो गया, बेसिक कॉजेस ऑफ फ्लड हो गया। ये मतलब किस वजह से होते हैं, दो थिंग्स है, पहले बता दिया नेचुरली, और दूसरा क्या बता दिया, मैन मेड। ठीक है, तो मैन मेड ये तो बात हो गई दो। अब देखिए आर्टिफिशियल और मैन मेड फ्लड किसी बात है। तो मैन मेड जो है, अब देखिए सबसे अहम इंपॉर्टेंट है, हमने क्या बताया, हम आर्टिफिशियल में क्या आता है, डैम और रिजर्वायर। डैम और रिजर्वायर सबसे इंपॉर्टेंट है। डैम और रिजर्वायर के बारे में क्यों बताना, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, हम अपनी जरूरतों के लिए, हम कंज्यूमर अपनी जरूरतों के लिए क्या किए, आर्टिफिशियल रिजर्वायर और आर्टिफिशियल जो डैम है, आर्टिफिशियल रिजर्वायर, उनका कंस्ट्रक्शन चालू कर दी। उनका मतलब एक डिजायर पॉइंट पे, एट डिजायर पॉइंट पे कोई एक, एट वन पॉइंट we construct the structure which hold the large amount of वाटर। हमने एक ऐसा रिजर्वायर, एक ऐसा मतलब एक स्ट्रक्चर ऐसा हमने कंस्ट्रक्ट किया वो क्या करता है, जो कि बहुत ही लार्ज अमाउंट में और बहुत ही बड़ी मात्रा में क्या करता है, पानी को एकोमोड और स्टोर करके रखता है। अब ये हो गया पर्टिकुलर स्टोर करके रखना। अब वो स्टोर किया, डैम और रिजर्वायर ये कंटिन्यूअस क्या है, ये तो क्या है, कंस्ट्रक्शन किए। अब इसमें क्या हो सकते हैं, ये डिस्टर्ब भी हो सकते हैं, फुट भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, इनको हार्मफुल हुआ, ये डिस्टर्ब हुए, तो ये सब जो वाटर है, इसमें जो स्टोर वाटर है, वो क्या होंगे, धीरे धीरे आसपास के इलाके में फैलना चालू हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपने जो रिजर्वायर बनाया था, वो रिजर्वायर क्या था, जो प्लेन एरियाज थे, मतलब आपने जो वैली सेक्शन में देखे थे, वैली सेक्शन के बाद यहाँ पे जो प्लेन एरिया, ठीक है, आपने क्या किया, इसके जो ऐसे यहां पर मैं ड्राइंग बना देता हूं, मतलब ये जो बड़े वैलीज थे, आपने क्या किया, वहां पे क्या किया, एक ऑब्स्ट्रक्शन के लिए एक डैम और रिजर्वायर। तो मतलब पानी का जो कैचमेंट था वो इस सर्टन हाइट पर था। सर्टन हाइट मतलब यहाँ पे पूरा पानी पानी थे। हमने वैलीज को देखकर, ग्राउंड नेचर को देखकर हमने बनाया। अब ये हाइट इसकी ज्यादा होगी उस समय पे, और यहाँ पर जो ग्राउंड रहेंगे वो सब कैसे इधर रहा। तो अगर ये डिस्ट्रक्ट हुआ, अगर ये स्ट्रक्चर आपका फेल हो गया, तो यहाँ का जो जितने भी वाटर स्टोर रहेंगे वो सब क्या होंगे, इस इलाके में, इस पर्टिकुलर एरियाज में वो फैलना स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि अब देखिए यहाँ का वाटर लेवल हाई था, यहाँ का डाउन था। ये ऑब्स्ट्रक्शन जो हमने डैम कंस्ट्रक्ट किया था, जो रिजर्वायर हमने स्टोर करने के लिए जो कंस्ट्रक्ट किया था, क्योंकि ये हमारा क्या होगा, कंट्रोलिंग सिस्टम रहता है, यहाँ से आप पानी का कंट्रोल, फ्लो का कंट्रोल करते हो। अगर यही डिस्टर्ब हो गया तो ये जो भी वाटर जो कंट्रोल थे वो क्या हो जाएंगे, अनकंट्रोल, और अनकंट्रोल होने के बाद वो क्या होंगे, धीरे धीरे आसपास के इलाके में फैलना चालू करेंगे। वही क्या होता है, हम मैन मेड फ्लड क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। तो बेसिक सोर्सेस में आपका नेचुरल और मैन मेड ये दो हैं। बेसिक कॉजेज देखने के बाद, अब देखिए बेसिक कॉजेज में हमने तो दो देखे थे, उसमें से नेचुरल पे तो अपना कोई रोल कंट्रोल नहीं है, लेकिन मैन मेड पे अपना कंट्रोल है। तो उसको देखते हुए हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लड किया है। तो मतलब फ्लड के कितने स्टेजेस हो सकते हैं, क्या क्या कंडीशन में फ्लड ऑक्यूरेशन होता है, क्या क्या उसको कंट्रोल करने के लिए हम कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमने जो पार्ट
पार्ट में डिवाइड किए हैं, तो उसको हमने बोला कि क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्लड्स। ये ध्यान रखने के ये जो फ्लड्स है ये फॉर द ये नेचुरल थिंग्स के लिए नहीं हो सकते, ये नेचुरल चीजों के लिए नहीं हो सकते, क्योंकि नेचुरल पे अपना कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये क्या हो सकते हैं, आर्टिफिशियल हो सकते हैं, आर्टिफिशियल के लिए हो सकता है और मैन मेड के लिए, जिसको बोला है फ्लड के लिए ही है ये। ठीक है, अभी देखिए, अब ये जो फ्लड है उसको हमने पार्ट में डिवाइड किया है, तो ध्यान रखिए फ्लड में जो हमने डिवाइड किया है, तो सबसे पहला है ऑर्डिनरी फ्लड है, ऑर्डिनरी फ्लड है, फिर स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट फ्लड है, फिर डिजाइन फ्लड है, फिर प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड है, फिर स्ट्रॉम डिजाइन स्ट्रॉम है। तो डिजाइन स्ट्रॉम है मतलब उसे बताएं क्या है, और ये डिजाइन स्ट्रॉम है। तो स्टार्ट करते हैं ऑर्डिनरी फ्लड। ऑर्डिनरी फ्लड किसे कहा गया है और क्या होता है ऑर्डिनरी फ्लड? अभी देखिए क्या है, राइज ऑफ वाटर लेवल अबाउट द बैंक ऑफ रिवर। तो ऑर्डिनरी फ्लड जो हम जिसको बोलते हैं कि जिस पर अपना जो हमने एक रिजर्वायर है, एक सपोज ये रिवर रहेगा, ये रिवर में वैली में है, अभी क्या बोल रहा है, राइज ऑफ वाटर लेवल अबाउट द बेस ऑफ रिवर। तो ये रिवर का जो बेस बनेगा, इससे भी अगर वाटर लेवल ऊपर जाता है तो बाहर पानी निकल, पानी क्या होगा, फिर उसका विड्थ इंक्रीज होगा, उसी को ऑर्डिनरी फ्लड बोलते हैं। जो कि बेसिकली देखा जाता है कि नदी नाले ये सब भरने के बाद जो पानी क्या होती है, ओवरफ्लो होते हैं, उसी को ऑर्डिनरी फ्लड बोला गया है। तो हम जो मैन मेड आर्टिफिशियल जो हम बता रहे हैं कि हम जो डिजाइनिंग करेंगे या फिर फॉर डिजाइनिंग डाटा के लिए हम कौन से फ्लड को कौन से स्टेज में रखते हैं, तो उसमें से सबसे पहले ऑर्डिनरी फ्लड, जिस पे ह्यूमन का कोई कंट्रोल नहीं होता है, उसी को ऑर्डिनरी फ्लड बोलते हैं। तो राइज इन वाटर लेवल अबाउट दी बैंक ऑफ रिवर। तो बैंक रिवर के जितने भी बैंक रिवर के ऊपर जो भी वाटर फ्लो करके जाए उसी को हम ऑर्डिनरी फ्लड कहेंगे। तो ऑर्डिनरी फ्लड ये बेसिक फ्लड है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो दिखता है वही है, तो उसमें ह्यूमन का कोई ज्यादा कंट्रोल नहीं है। तो उससे ऑर्डिनरी हम इसलिए आर्टिफिशियल बोल रहे हैं क्योंकि हमने इसको ज्यादा क्लासिफिकेशन सब क्लासिफिकेशन उसी के बेस्ड ऑन किए हैं। नेक्स्ट आता है आपका स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट फ्लड। अब स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट फ्लड है, अब प्रोजेक्ट मतलब सम एक कोई भी प्रोजेक्ट ले लीजिए, प्रोजेक्ट मतलब कोई भी रिजर्वायर के बारे में बता दें, तो मतलब क्या स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट फ्लड। तो स्टैंडर्ड रिजर्वायर फ्लड किसे बोलेंगे, एक स्ट्रक्चर जो आपने कंस्ट्रक्ट किया है उसमें स्टैंडर्ड फ्लड क्या हो सकता है, स्टैंडर्ड फ्लड क्या हो सकता है, तो उसके लिए सबसे बोला कि फ्लड ऑक्योर विद इन द हायर एस्टिमेटेड इंटेंसिटी विद विच द रिजर्वायर डिजाइन हैज बीन मेड। तो मतलब ऐसा रिजर्वायर जो भी कंस्ट्रक्ट किया है जो कि हायर एस्टिमेटेड है। हायर एस्टिमेटेड मतलब सब आप क्या करोगे, डाटा निकालोगे, पिछले जितने भी रेनफॉल इंटेंसिटी हुए उसका रेनफॉल डाटा निकालोगे, उसमें जो हाईएस्ट रहेगा तो वो हमारे लिए स्टैंडर्ड होगा ना, उसके नीचे तो बना नहीं सकता। अगर उसके नीचे बनाएंगे तो ये कंस्ट्रक्शन करिए, प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन करने कुछ फायदा ही नहीं है। तो स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट वही करेंगे, कंसिडर करेंगे जो कि हम करेंगे हाईएस्ट इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल जो हुआ है। तो उसी के लिए बोला है कि इंटेंसिटी विद विच द एस्टिमेटेड इंटेंसिटी विथ विच द रिजर्वायर डिजाइन हैज बीन मेड। ठीक है, तो डिजाइन रिजर्वायर डिजाइन को जो कंसिडर किया है वो हायर एस्टिमेटेड कंसिडर ही करना है। अब ये तो हो गया स्टैंडर्ड, हो गया स्टैंडर्ड। आप डिजाइन कब करोगे, जो कि हाईएस्ट इंटेंसिटी होगा। नेक्स्ट होगा आपका क्लासिफिकेशन में डिजाइन फ्लड। अब डिजाइन फ्लड करना किसमें है, हमने स्टैंडर्ड फ्लड तो ले लिया है, हाँ स्टैंडर्ड क्या होगा, एस्टिमेटेड। अब डिजाइन फ्लड क्या है, आप सबसे पहले क्या करोगे, मिनिमम 35 इयर्स का आप डाटा निकालोगे, लास्ट 35 इयर्स का डाटा निकालोगे। 30 इयर्स डाटा क्या बोला है, डाटा मिनिमम 35 इयर्स ऑफ फ्लड टू दैट पर्टिकुलर रिवर मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। आप कोई भी रिवर पे कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हो या फिर कोई भी प्रोजेक्ट आप हाथ में लिए हो, उसका डिजाइन फ्लड निकालोगे। सादा एक रिवर हो, चाहे डैम हो, चाहे वो नेचुरली रिवर हो या फिर ह्यूमन मेड हो सकता है या फिर मैन मेड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आप उसका डिजाइन फ्लड कैसे निकाल सकते हो, आप बीते हुए 35 साल का डाटा लोगे, या आपको अगर एवरेज डाटा निकाले उसका एवरेज इंटेंसिटी का निकाले, अगर पर्टिकुलर रिवर पे जो हुआ है 35 साल में जो फ्लड हुआ है उसका डाटा निकालना मतलब उसको कंसिडर करना, उसका एवरेज निकालना मतलब डिजाइन फ्लड हो गया।
और उसी का हाईएस्ट निकाल देना, उसका मतलब क्या होगा, आपका स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट फ्लड का डिजाइन हो जाएगा। ये तो हो गए तीन, एक दूसरे पे ऑर्डिनरी बेसिक है, स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट फ्लड क्या होगा, हाईएस्ट इंटेंसिटी होगा, और डिजाइन फ्लड मतलब बीते हुए 35 साल जो कि मेंशन है, लास्ट 35 इयर्स डाटा आपको क्या करना है, कंसिडर फॉर दी डिजाइन फ्लड, यहां पे बताया डिजाइन फ्लड के लिए। नेक्स्ट आता है आपका प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड, जिसको शॉर्ट में पीएमएफ बोला जाता है, तो क्वेश्चन में डायरेक्टली बोलता है डिस्क्राइब दी पीएमएफ। तो पीएमएफ क्या हो गया आपका, प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड। अब प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम आया है तो जनरली बात है कि हायर इंटेंसिटी होगा। क्या बोल रहे हैं कि इट इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन। तो वही बोला कि मतलब जो भी एस्टिमेट करोगे इसके लिए प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड के लिए, वो भी क्या रहेगा, मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन पर ही डिपेंड रहेगा। तो वही है कि एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन। तो पीएमएफ को सबसे इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही पीएमएफ बताया गया कि पीएमएफ मतलब प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड को एक और टर्म से बताया गया कि एक्सटेंड ऑफ द फ्लड प्रोन एरिया। अगर पीएमएफ का मतलब इंटेंसिटी बढ़ गई, अगर प्रेसिपिटेशन का इंटेंसिटी बढ़ रही है मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम फ्लड आ गया, प्रोबेबल मैक्सिमम, जो कि हमेशा प्रोबेबल मतलब चांसेस हैं मैक्सिमम फ्लड के। तो उस फ्लड में ध्यान रखिएगा, उस फ्लड में क्या होगा, कोई भी एरिया एक्सटेंड ऑफ फ्लड प्रोन एरिया, तो क्या हो जाएगा, उसका विड्थ बढ़ जाएगा, उस फ्लड में होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मतलब एक्सटेंड ऑफ फ्लड प्रोन एरिया, प्रोन एरिया मतलब क्या हो गया आपका प्लेन एरिया। अब प्लेन एरिया में क्या होगा, मैक्सिमम फ्लड तो बढ़ेगा, मैक्सिमम फ्लड में प्लेन एरिया में क्या होती है, वेलोसिटी घट जाती है। अब वेलोसिटी घट जाएगी तो क्या हो जाएगा आपका, फ्लड होने के चांसेस, फ्लड के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो प्रोन एरिया मतलब प्लेन एरिया में अगर आप मैक्सिमम फ्लड ले रहे हो, तो मैक्सिमम फ्लड में प्लेन एरिया में ध्यान रखिएगा वहां पे वेलोसिटी कम होती है। वेलोसिटी अगर घटती है, अगर वेलोसिटी घटी तो वहां पर आपका फ्लड के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये हो गया आपका पीएमएफ, ध्यान रखना पीएमएफ मैक्सिमम प्रोबेबल, तो चांस कहां पे है आपका, जनरली पीएमएफ फ्लड कहां पे, प्लेन एरिया के लिए ही डिजाइन किया जाता है। अभी नेक्स्ट आता है आपका, और जो कि लास्ट है आपके क्लासिफिकेशन में, वो है डिजाइन स्टॉर्म। इट इज अ मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेशन इवेंट which reflect the condition in a given region for a design of infrastructure। अब डिजाइन स्टॉर्म मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर हिस्से में, पर्टिकुलर फेस में क्या होता है, इंटेंसिटी हाई रहती है। पर्टिकुलर डिजाइन स्टॉर्म जिसके लिए आप जिस पर्टिकुलर पीरियड में इंटेंसिटी हाई रहेगी उसी को कंसीडर करके डिजाइन किया जाता है। अब इसका सबसे सुटेबल क्या है, ये सबसे अधिकतर क्या होता है कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ही हेल्पफुल रहता है। तो डिजाइन स्टॉर्म मतलब क्या, बाढ़ होने के जो सबसे बहुत बड़े आसार होते हैं उसके लिए डिजाइन किया जाता है। तो उसके डाटा के बेस पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर अपना मजबूत कर सकते हो कि कोई भी जगह पे इन द सेंस कोई भी जगह के लिए आप कैसे भी ऐसे स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जिससे क्या होगा, लॉसेस कम हो सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन के लिए बहुत ही इजी रहते हैं कि डिजाइन स्टॉर्म्स, ठीक है, चाहे वो सिटी के अंदर हो, चाहे सिटी के बाहर हो, चाहे रिवर के लिए हो, चाहे रिजर्वायर के लिए हो, कोई भी के लिए क्या कर सकते हैं, डिजाइन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डिजाइन स्टॉर्म होते हैं। तो मतलब सड़क के जो किनारे पे आप स्टॉर्म वाटर लाइन देखते हैं, ये सब डिजाइन ऑफ स्टॉर्म के लिए कंसिडरेशन होता है। ठीक है, तो ये 5 आपके रहे, ठीक है। तो ऑर्डिनरी फ्लड से लेकर डिजाइन ऑफ स्टॉर्म का ये सब फ्लड के क्लासिफिकेशन है, ध्यान रखिएगा। ये हो गए आपके 5 क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लड जो कि पूछे जाते हैं 4 मार्क के लिए, आपको कोई भी 4 लिखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो कि है आपका फैक्टर्स कॉजेस फ्लड, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब फ्लड, क्योंकि डिजाइन के लिए सारे डाटा आपको चाहिए ना, ये सारे पॉइंट्स आपको कंसिडरेशन चाहिए। आपके पास ये सारे डाटा रहेंगे तब आप एक अच्छा रिजर्वायर और इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप कर सकते हो। अब
फैक्टर्स कॉजेस फ्लड। तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं आपके फ्लड कॉजेस के। तो सबसे पहले भाई इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। अब इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल क्या, रेनफॉल बढ़ा तो फ्लड के चांसेस भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, बराबर ना। इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल अगर बढ़ रहा है तो आपके फ्लड के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है ड्यूरेशन, मतलब इंटेंसिटी के बाद अगर वो इंटेंसिटी कंटिन्यू रहती है फॉर ए लॉन्ग टाइम ऑफ ड्यूरेशन पीरियड में, अगर वो रेनफॉल बढ़ता है सेम इंटेंसिटी, ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल बढ़ा तो क्या हो जाएगा, फ्लड भी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ड्यूरेशन भी अगर रेनफॉल का बढ़ रहा है तो फ्लड होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है आपका शेप ऑफ कैचमेंट। शेप ऑफ कैचमेंट, अभी देखिए कैचमेंट का शेप कैसे है, अगर वो नैरो है, अगर वो शेप ऑफ कैचमेंट अगर वो नैरो है, नैरो मतलब कम, उसका विड्थ, लेंथ और विड्थ, लेंथ चाहिए जितना है, विड्थ अगर उसका कम है, विड्थ अगर कम है तो मतलब अगर विड्थ कम हुआ तो पानी भागेगा किधर, बाहर की तरफ, तो फ्लड भी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो शेप ऑफ कैचमेंट में अगर विड्थ ऑफ अगर नैरो रह रहा है, अगर शेप अगर आपका नैरो है तो क्या हो गया, फ्लड के आसार बढ़ जाते हैं। फोर्थ है अमाउंट ऑफ रेनफॉल ओवर द कैचमेंट एरिया। अगर एक नैरो में, अगर एक नैरो और एक लार्जर, नैरो पे अगर रेनफॉल हो रहा है तो सबसे पहले नैरो बढ़ेगा, नैरो क्योंकि उसका विड्थ क्या है, कम है, और जो हाइयर है उसका विड्थ क्या है, ज्यादा है। तो पहले सबसे अमाउंट में विड्थ अगर कम है तो सबसे क्या होगा, पर्टिकुलर रेनफॉल क्या हो जाएंगे उसमें, रेट में, पर्टिकुलर रेट में क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, नैरो शेप वाले भरेंगे ना कि हाइयर विड्थ वाले। तो अमाउंट ऑफ रेनफॉल ओवर द कैचमेंट एरिया, अगर वो कैचमेंट एरिया, अगर शेप ऑफ कैचमेंट में कैचमेंट एरिया कम है, अगर कैचमेंट एरिया कम है तो क्या होगा, आपका रेनफॉल बढ़ेगा तो फ्लड होने की चांसेस भी बढ़ेंगे। ध्यान रखिए पहली बात, अगर विड्थ ज्यादा है, डेप्थ बहुत ही शॉर्ट है, तो भी क्या होगा, आपका रेनफॉल बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। तो दोनों केस में क्या होंगे, अगर विड्थ, अगर नैरो शेप है, शेप क्या होगा, कैचमेंट एरिया का शेप जो रहेगा, अगर कैचमेंट एरिया ज्यादा हो रहा है, कैचमेंट एरिया ज्यादा है तो अमाउंट ऑफ रेनफॉल क्या होंगे, कम होंगे। कैचमेंट एरिया की मैं बात कर रहा हूं, शेप तो है, शेप अगर कम हो गया तो क्या होगा, फ्लड बढ़ेगा। अगर कैचमेंट एरिया अगर बढ़ता है, अगर ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, फ्लड क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टोपोग्राफी अभी कैसे डिस्क्राइब करेंगे, टोपोग्राफी में दो हो जाते हैं, एक हिली आ जाता है रीजन और एक आपका प्लेन रीजन आ जाता है, ठीक है, जो माउंटेन एरिया रहता है उसमें, और प्लेन एरिया। तो टोपोग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, अगर टोपोग्राफी प्लेन है, तो टोपोग्राफी इन अ प्लेन रीजन, अगर टोपोग्राफी ऑफ प्लेन रीजन में, इसमें अगर फ्लड, इसमें इंटेंसिटी या फिर वाटर इंटेंसिटी या रेनफॉल इंटेंसिटी बढ़ता है तो क्या हो जाएगा, फ्लड बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा, अगर टोपोग्राफी प्लेन है तो फ्लड बढ़ेगा, अगर टोपोग्राफी वैली में है तो क्या होगा, फ्लड ऑक्योर नहीं होगा। तो इसीलिए फ्लड रिजर्वायर कंस्ट्रक्शन कहां पे करते हैं, जहां पे हमको वैली एरिया मिलता है। कभी आप करते हैं क्या, इसमें प्लेन एरिया में नहीं करते। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। टोपोग्राफी समझ में आया, टोपोग्राफी में क्या करना है, प्लेन एरिया रहा तो फ्लड बढ़ेगा, वैली एरिया रहेगा तो फ्लड घटेगा। नेक्स्ट है आपका सरफेस एरिया, अगर सरफेस सॉइल, ध्यान रखिएगा, सरफेस सॉइल अगर प्लेन है, मैं फिर से बोल रहा हूं, सरफेस सॉइल, अभी सॉइल के बारे में वो बोले, अगर सरफेस सॉइल आपका पोरस है, तो क्या होगा, वहां पे फ्लड होने के चांसेस क्या होंगे, घट जाएंगे। अगर वॉइड रेशो बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, फ्लड के चांसेस बढ़ जाएंगे। ध्यान रखिएगा, सरफेस सॉइल में अगर पोरस सॉइल क्या है, पोरस सॉइल है,
सॉइल क्या है? पोरस सॉइल है। सॉइल कैसा है? पोरस है। अगर सॉइल पोरस है तो क्या होगा? सीपेज फास्ट होगा। सीपेज फास्ट हो जाएगा तो मतलब पानी वहां से ज्यादा जल्दी निकल जाएगा, तो यहाँ पे फ्लड के आसार कम हो जाएंगे। अगर सॉइल में वॉइड रेशो ज्यादा है, इसमें वॉइड है, इसमें वॉइड रेशो ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा? परवियस लेयर हो जाएगा। उस केस में आपका फ्लड क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट विंड है प्रेशर, विंड डायरेक्शन। विंड डायरेक्शन, अगर विंड बढ़ता है, अगर विंड बढ़ रहा है, विंड बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? फ्लड घट जाता है। फ्लड घट जाता है, विंड के साथ क्या हो जाता है? पानी का बहाव निकल जाता है। अगर विंड बढ़ता है, अगर विंड बढ़ता है तो फ्लड क्या होते हैं? घटते हैं। अगर विंड घट जाए, अगर विंड घट जाए तो फ्लड क्या हो जाएंगे? बढ़ जाता है। इसका ऊपर इनवर्सली, तो ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अभी 8th है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब क्या हो जाएगा? अब ह्यूमिडिटी में क्या इन केस में क्या होता है? ह्यूमिडिटी अगर बढ़ता है, ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो विंड का जो प्रेशर रहता है, जो हवा का बहाव रहता है, वो क्या होता है? घटता है। अगर आप में, आपके वातावरण में ह्यूमिडिटी है, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ा तो फ्लड भी बढ़ जाता। ध्यान रखें, ह्यूमिडिटी घटा मतलब क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ा। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो फ्लड क्या हो जाएगा? बढ़ेगा, सॉरी घटेगा। देखिए ह्यूमिडिटी में क्या हुआ? ह्यूमिडिटी बढ़ा मतलब आपके एटमॉस्फेयर में क्या हुआ? नमी आई, नमी आई तो फ्लड बढ़ गया, फ्लड बढ़ गया। अभी हीट, अगर हीट क्या हो जाएगा? अगर आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो फ्लड क्या हो जाएगा? घट जाएगा। फ्लड होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे क्या होगा? टेम्परेचर होगा तो इवोपरेशन होंगे, इवोपरेशन होंगे तो क्या हो जाएगा? तो फ्लड जो होने के चांसेस वो घट जाते हैं। नेक्स्ट ग्राउंड वाटर टेबल। अगर ग्राउंड वाटर टेबल सॉइल के जस्ट नीचे है, मतलब अगर वाटर टेबल बढ़ रहा है, मतलब ग्राउंड वाटर टेबल बढ़ रहा है, ग्राउंड वाटर टेबल बढ़ रहा है, अगर ग्राउंड वाटर टेबल बढ़ा तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, ग्राउंड वाटर टेबल में ग्राउंड वाटर टेबल अगर बढ़ रहा है, ग्राउंड वाटर टेबल बढ़ेगा तो क्या होगा? फ्लड भी बढ़ेगा। व्यू कैसे देखिए, अगर ये हमारा सॉइल है, ये हमारा सॉइल का लेयर, इसके नीचे सॉइल का लेयर है, एक जगह पे वाटर टेबल यहां पर है, एक जगह पे वाटर टेबल यहां पे, और एक जगह पे वाटर टेबल यहीं पे है। इस केस में सबसे पहले फ्लड कहां पे आएगा? इस रीजन में, ना कि इस रीजन में। क्या वाटर टेबल बढ़ेगा तो पानी आएगा सबसे पहले, तो क्या होगा? धीरे धीरे सबसे पहले ये भरेगा, मतलब वाटर लेवल सबसे इसका हायर होगा। तो अगर इसे सेम प्रोपोर्शन में अगर इधर ले तो तब तक इधर ही पहुंचा रहेगा वाटर लेवल। तो यहां से फिर क्या होगा? जो वाटर क्या होगा? वो रन ऑफ में कन्वर्ट हो जाएगा, धीरे धीरे रन ऑफ कन्वर्ट, एरिया कैचमेंट बढ़ते जाएगा, विड्थ बढ़ते जाएगा। अगर विड्थ बढ़ा तो फ्लड के चांसेस बढ़ जाएंगे, और फ्लड बढ़ा तो क्या हो जाएगा? फ्लड बढ़ा तो कॉजेज, मतलब फ्लड बढ़ जाएंगे, फ्लड बढ़ा तो लॉसेस बढ़ जाते हैं, चांस ऑफ लॉसेस मतलब ह्यूमन लॉसेस, प्रॉपर्टी लॉसेस, ये सारे बढ़ जाते हैं। तो ये क्या हो गए आपके? जनरली फैक्टर कॉजेस ऑफ द फ्लड हो गए। ये 10 पॉइंट अगर आप लिख रहे हो, ये जनरली पूछे जाते हैं 4 मार्क के लिए, 10 पॉइंट आपके लिए सफिशिएंट है, आप इसको जनरल टर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, फैक्टर्स कॉजेस फ्लड, यहां तक ये फैक्टर्स ऑफ। फिर नेक्स्ट है आपका फैक्टर कॉजेस के बाद, फैक्टर्स अफेक्टिंग होने के बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं रिटर्न पीरियड। रिटर्न पीरियड को ही रिकरेंस इंटरवल भी बोला जाता है। मतलब पीरियड मतलब एक फेस होता है, ठीक है, और रिटर्न पीरियड मतलब फिर से आना, ठीक है, ध्यान रखना। और रिकरेंस पीरियड मतलब भी वही होता है। तो अभी जनरली एक पीरियड के बारे में बोला, तो पीरियड मतलब इंटरवल ऑफ टाइम रहेगा। तो इंटरवल ऑफ टाइम क्या हो सकता है, कितने ईयर्स का हो सकता है, क्या मेंशन है, वो सब देखने वाले। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। इट शोज द नंबर्स ऑफ ईयर्स। बात हो गया कि अभी ये मिनट, आवर्स, मंथ, वीक में नहीं है, एक इसमें है ईयर्स में। इन विच ए फ्लड ऑफ ए गिवन मैग्नीट्यूड कैन बी एक्सपेक्टेड वंस। तो मतलब ये ईयर में काउंटिंग होता है, ठीक है, जिसका वो ईयर में काउंटिंग होने के बाद
उसका मैग्नीट्यूड निकाला जाता है और उस मैग्नीट्यूड में उसको कंसीडर किसमें एक बार किया जाता है। तो एक्सपेक्टेड वंस मतलब क्या होगा, उसमें से चाहे जो वैल्यू आउटपुट निकलती होगी, एक मैग्नीट्यूड जो भी निकलती है चाहे वो हाइयर होगा, बेसिकली वो हाइयर ही कंसिडर ही होगा, तो हाइयर को क्या कंसिडर करते हैं, एक्सपेक्टेड वंस मतलब क्या, उसको एक कर लेंगे। तो हर ईयर का कन्वर्ट करते हैं 1 ईयर में, जो कि वो कंसिडर होता है। तो अभी कितने होता है ध्यान रखिएगा, डेफिनेशन के साथ मालूम चल गया कि क्या है, ये नंबर ऑफ ईयर्स हैं इन विच द फ्लड ऑफ ए गिवन मैग्नीट्यूड, जो उस ईयर पर्टिकुलर ईयर में चाहे जितने भी ईयर का, 10 ईयर 20 ईयर 30 ईयर, बताएं कितने ईयर का है, तो उन सब का मैग्नीट्यूड निकालेंगे विच विल कन्वर्टेड इनटू वन वैल्यूज एंड दैट वन वैल्यू इज इन अ कंडीशन ऑफ एक्सपेक्टेड क्राइटेरिया एंड एक्सेप्टेड दैट इट इन अ वंस। तो अभी देखिए वो कितने ईयर का होता है, तो नंबर ऑफ ईयर्स the number of years to be considered once कितना है वो, 50 ईयर है वो। 50 ईयर्स में वो क्या होता है, वो काउंटेबल होते हैं। 51 में क्या करना है आपको, उसको उस 50 ईयर्स का आपको मैग्नीट्यूड निकालते हुए उसका एक्सपेक्टेड वन वैल्यू बनानी है, जो कि आपको मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन में आपको यूजफुल होगा। तो अभी कुछ फॉर्मूलेज हैं, कुछ मेथड्स हैं जिसके थ्रू से आप क्या कर सकते हो, रिटर्न पीरियड का आप निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिटर्न पीरियड, गिव द न्यू फॉर्मूलाज टू डिटरमाइन रिटर्न पीरियड। तो पीरियड कैसे निकालना है उसका आप निकाल सकते। क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, डिफाइन रिकरेंस इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी, ध्यान रखना इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। एज अप्लाइड टू एनुअल फ्लड एक्सप्लेन द मेथड्स। तो अभी देखिए सबसे फर्स्ट है जो कि निकालना पड़ता है कि जो इसका जनरल फॉर्मूला है, फॉर्मूला इस प्रकार से हो जाएंगे। तो रिकरेंस पीरियड को इस प्रकार, रिकरेंस और रिटर्न पीरियड को, तो टाइम इन रिटर्न टाइम को भी इस प्रकार से बताया जाता है। तो 100 डिवाइड बाय फ्लड एफ, वेयर एफ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लड, और फ्लड मैग्नीट्यूड बोल सकते हो। ध्यान रखिएगा, तो ये बेसिक फॉर्मूला है जो कि यूज है। अब ये तो बेसिक फॉर्मूला है जो कि रिटर्न पीरियड निकालने के लिए हो गया। अब उसमें भी सबसे पहले चार में अलग अलग 3 है, तो सबसे पहले उसमें फर्स्ट देखते हैं कैलिफोर्निया, ठीक है, क्या है, कैलिफोर्निया मेथड है, कैलिफोर्निया। अभी कैलिफोर्निया मेथड बताया गया, तो जो कि हमारा नहीं है, ये किधर का है, यूएस का। अभी कैलिफोर्निया मेथड में जो है चेंज कुछ नहीं होगा, मैग्नीट्यूड और दी रिटर्न पीरियड जो है 50 ईयर्स का वो एज इट इज रहने वाला है, बस रिप्रेजेंटेशन चेंज है। तो टी आर इसका कैसे हो जाएगा, एन डिवाइड बाय एम, एन डिवाइड बाय एम। तो अभी वहां पर 50 ईयर्स है, अभी आप 50 ईयर्स कंसिडर कर रहे हैं। तो कैलिफोर्निया मेथड में क्या बोलता है कि आप जो नंबर्स ऑफ ईयर बता रहे हो, ये क्या हो जाएगा, ये नंबर ऑफ ईयर्स है, नंबर्स ऑफ ईयर जो भी रहेगा, आप 50 के लिए तो और ये m क्या हो जाएगा, आपको उस जगह पे मैग्नीट्यूड हो जाएगा। पर्टिकुलर ईयर पे आप जो एक कंसिडर करोगे तो वो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा उसका, ठीक है। ये क्या हो गया आपका कैलिफोर्निया मेथड हो गया। कैलिफोर्निया मेथड के बाद बढ़ते हैं हेजन्स मेथड। सेकंड है ए डॉट हेजन्स मेथड। ध्यान रखना रिलेशन ईयर और मैग्नीट्यूड में ही है। तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका, टी आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ ईयर डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हेजन्स के द्वारा जो फॉर्मूलाज मिला है वो इस हिसाब में डिवाइड हो जाएगा। अगेन आपका जो है एन किसको बोलते हैं, एम क्या होगा, वो सेम रह जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थर्ड वाले की तरफ, थर्ड कंसिडरेशन। थर्ड जो मेथड है वो है क्या आपका
गम्बेल्स 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 मेथड। इस मेथड में देखिए ये काफी फेमस है, इस मेथड में ज्यादा पूछा जाता है, ये इसको स्टार करके रख लो। इसको डिस्क्राइब करने के लिए भी आ सकता है, आपको बताना भी पड़ सकता है। इस केस में होता है क्या, नंबर ऑफ ईयर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड माइनस कोएफिशिएंट और कांस्टेंट वैल्यू -1, ये उसका फॉर्मूला है। तो नंबर ऑफ ईयर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट ईयर कंसिडर एक्सपेक्टेड इन 1, और सी जो है वो बताएं, सी ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसका कंसिडरेशन आपका किस में होता है, n/m के रेशियो में। ये जो n/m का रेशियो बनाओगे, यहां पे मैं लिख देता हूं वेयर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेयर c इज कांस्टेंट एंड its value depends on the ratio of n/m, number of year and magnitude। तो यहाँ पे ऐसे ना लिखते हैं, रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ ईयर एंड मैग्नीट्यूड तो ये हो गया। तो नंबर ऑफ ईयर आ गया, मैग्नीट्यूड है, और सी कैसे निकालोगे, n/n का रेशियो निकालोगे। तो आपको उसमें चार्ट दिया रहेगा, तो n/n का जो रेशियो आएगा उस पर रिस्पेक्टिव वैल्यू आपको कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा, और 1 मतलब उसका फॉर्मूलेज में है। तो अब जब आपका गम्बल्स मेथड बताएंगे तो सी जो रहेगा वो कांस्टेंट रहता है, और उसी को कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, गम्बल्स करेक्शन भी बोला जाता है। ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, गम्बल्स करेक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये हो गए आपके मेथड्स जिससे आप डिराइव कर सकते हो या फिर कैलकुलेट कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो कि रिटर्न पीरियड और रिकरेंस पीरियड कितना होता है और रिकरेंस इंटरवल क्या है। ठीक है, एक है, नेक्स्ट है वाइबल्स फॉर्मूला भी है, वाइबल्स फॉर्मूला ये भी लिख देते हैं, वाइबल्स फॉर्मूला। चौथा वाइबल्स फॉर्मूला, ये क्या है, ये जनरली इसमें भी डिराइव होता है कि जो वाइबल्स फॉर्मूला बताया, ये क्या है, नंबर्स ऑफ ईयर +1 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। ठीक है, मोर एक्यूरेट कौन सा है आपका, गम्बल्स फॉर्मूला। गम्बल्स का जो मेथड है वो मोर एक्यूरेट है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, दोनों रिलेशन मैग्नीट्यूड और ईयर्स का, मतलब ईयर्स टू दी मैग्नीट्यूड का जो रेशियो है उसमें उन्होंने क्या किया है, करेक्शन किए हैं, सम करेक्शन है, जो कि सारे वैल्यूज के करेक्शन में वो क्या है, विच इज लेस देन 1 है, विच इज लेस देन 1 है। तो लेस देन 1 होने के कारण क्या होगा, इंटेंसिटी आपका जो पीरियड होगा वो भी घटेगा। तो मतलब एक्यूरेट कौन सा है, गम्बल्स मेथड है। ठीक है, ये तो इतना हो गया आपके, ये पूरा इतना पूरा क्या होगा आपका 4 मार्क के लिए आएगा, ध्यान रखिएगा। ये सब 4 मार्क के लिए पूछे गए हैं, 17 और 18 में दोनों में पूछे गए। ओके, फर्स्ट पार्ट में आप फ्लड्स के आपने देख लिए, स्टॉर्म इंटरवल, स्टॉर्म या फिर रिटर्न पीरियड्स देख लिए, फ्लड क्या होता है, फ्लड क्लासेस, क्लासिफिकेशन, कॉजेस, ठीक है, डिटर्मिनेशन, फॉर्मूलेज, ये सारे सब क्या है, फ्लड से रिलेटेड ही है। इतना पूरा कंप्लीट होने पर ये इतना ही फ्लड है, फ्लड के और कुछ अलग नहीं है, इतना ही है।